1999 से लेके 1905 तक इंडिया का वॉइसरॉय रहा। अब एक्चुअल में ये कर्जन जो है सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। चलिए गुड इवनिंग सभी को। काजल, हरी, दरोगा, पुष्प सिंह, चेतन राणा, निर्मल, श्रुति, गुड इवनिंग सभी को। हैप्पी बर्थडे। अच्छा सेम टू यू। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग का टॉपिक है बंगाल पार्टीशन। तो कल हम लोगों ने कांग्रेस को बना दिया था, कांग्रेस का फॉर्मेशन करवा दिया था, 1885 तक चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब आगे तो अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है बंगाल पार्टीशन एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो बंगाल पार्टीशन एक बहुत ही मेजर इवेंट रहा हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में, जो कि 1905 को होता है, 1905 को, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कर्जन को। लॉर्ड नहीं लगाएंगे इसके नाम के आगे, जो 1899 से लेके 1905 तक इंडिया का वॉइसरॉय रहा। अब एक्चुअल में ये कर्जन जो है बंगाल पार्टीशन तो एक इसका मेजर हम बोल सकते हैं इवेंट है, जिसके टाइम पीरियड पे हुआ, जिसके लिए ये जाना जाता है। लेकिन इसकी कुछ और रेवोल्यूशनरीज पॉलिसी ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी रही है, जिसकी वजह से बंगाल पार्टीशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, बिकॉज ना सिर्फ इसलिए बिकॉज बंगाल का पार्टीशन किया, बल्कि यहाँ से एक या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल्स ओरिजिनेट होते हैं, और यहाँ पे दो डिफरेंट फैक्शंस ओरिजिनेट होते हैं विद इन द कांग्रेस, और कांग्रेस का विभाजन होता है, और एक तरह से जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसको एक नया डायरेक्शन मिलता है यहाँ से। इसलिए बंगाल पार्टीशन इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कर्जन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जो कि वॉइसरॉय था उस समय। तो अगर हम बात करें कर्जन की, तो उसकी कुछ और भी रिएक्शनरी पॉलिसीज रही हैं। रिएक्शनरी पॉलिसी अगर मैं सिंपल टर्म से बोलूँ तो ऐसी पॉलिसी जो लोगों को एकदम गुस्सा दिला दें, जैसे कि एक इसके टाइम पे आया था कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट। अभी ये जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट था, इसमें मैं डीप में नहीं पढ़ना, बस मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर पूछ ले कि भाई किसके टाइम पे आया था, और ऐसा आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। ये जो मैं लिख रहा हूँ रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, रटने की जरूरत नहीं है। ये आया था 1899 में ये एक्ट। इसके तहत ये किया गया था कि नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर जो होते थे इंडिया से, एक जो काउंसिल हुआ करती थी उस समय पे, जैसे आज के टाइम पे हमारे अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे लोकसभा है, राज्यसभा है, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स में अगर हम बात करें तो इंडिया के जो लोग होते थे उनका और परसेंटेज कम कर दिया, फिर नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम इंडिया को कम कर दिया इसने इस एक्ट के थ्रू। एक तो ये इसकी हरकत थी। दूसरी हरकतबाजी इसने करी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास करके, सीक्रेट्स एक्ट पास करके। अगर इसकी बात करें, ये इसने 1904 में किया, 1904 में ये पास हुआ। अब कोई भी सरकार रहती है, आपने अगर ज़्यादातर नोटिस किया हो तो जो प्रेस होती है, यानी कि जो हमारी मीडिया होती है, वो अपनी हमेशा आज़ादी की बात करती रहती है। क्यों? क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट और मीडिया या फिर प्रेस के बीच हमेशा टसल चलता रहता है। क्यों? क्योंकि मीडिया हमेशा उन चीज़ों को एक्सपोज करती है जो गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट को वो खतरा महसूस होता है, इसलिए हमेशा गवर्नमेंट इस पर मीडिया पे सैंक्शंस लगाने की कोशिश करती है, उसको दबाने की कोशिश करती है। हमेशा ये एलिगेशंस लगते रहते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो उस समय पे तो क्योंकि एक इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट थी, एक विदेश की गवर्नमेंट थी जो कि इंडिया पे शासन कर रही थी, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह से डिफरेंट एक्ट्स लाए गए हैं। पहले तो प्रेस को दबाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। अगर या तो बंगाल गैजेट सबसे पहला न्यूज़पेपर था, जेम्स अगस्टस हिकी ने इसको पब्लिश किया था। तो फिर हमारे चार्ल्स मेटकैफ जी आए थे, उन्होंने प्रेस को लिबरेट करने का काम किया था। उन्होंने जो सैंक्शंस उनको लिबरेट किया, उनको हटाया था, तो इनको इस वजह से लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते हैं। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जल्दी से बताइए कौन लाया था, कौन था उस समय वॉइसरॉय, जो 1878 में आया था। और फिर इसको हटाने का काम किया था 1882 में रिपन ने लाया इसको, लिटन था, और हटाया रिपन ने था। और क्या क्या लिटन ने किया था? लिटन एक आर्म्स एक्ट लाया था 1878 पे, और रिपन ने क्या क्या किया था? इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। इसी के टाइम पे हंटर कमीशन आया था, और इसी के टाइम पे क्या हुआ था? इसी के टाइम पे हमारा पहला कंप्लीट सिंक्रोनाइज सेंसस भी हुआ था रिपन के टाइम पे ही, ठीक है। और इसी के टाइम पे इल्बर्ट बिल भी आया था, और उसी कंट्रोवर्सी की वजह से जन्म हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन द ईयर 1885। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे एक से नया एक्ट आया, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे किस पे? प्रेस पे। ये सिर्फ सुन लो, रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 1904 में, बिकॉज एक बार इसने क्वेश्चन पूछ लिया था आर्म्स एक्ट का, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था ना लिटन वाला। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तीसरे की अगर बात करें, इसने हरकत करी, दैट वाज इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास की, इस नाम पे कि हम यूनिवर्सिटीज़ पे जो है और उनको हम रिफॉर्म लाएंगे, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट इसके थ्रू कंट्रोल करना चाह रही थी यूनिवर्सिटीज़ पे। एंड द लास्ट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल। व्हाट वाज इट? बंगाल पार्टीशन, जिसके बारे में हमें इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ना है। ये 1905 में हुआ, 1905 में। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि एकदम से अनाउंस कर दिया सडन, ठीक है। पहले ही इसके रिगार्डिंग 1903 से ही गवर्नमेंट जो है अपने इरादे बता रही थी कि किस तरह से हम बंगाल को पार्टीशन करने वाले हैं। अब जब मैं बंगाल बोलता हूँ तो आप आज के बंगाल से उसको रिलेट बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि तब का बंगाल आज के बंगाल से बहुत बड़ा होता था। तब का बंगाल अगर मैं बात करूँ तो आज का जो वेस्ट बंगाल आप देखते हैं, ये पूरा बांग्लादेश देखते हैं, असम देखते हैं, बिहार देखते हैं, उड़ीसा देखते हैं, ये पूरा बंगाल हुआ करता था। और जितनी पॉपुलेशन थी उस समय की इंडिया, और उस समय की इंडिया में नहीं से दैट मीन कि आज का जो पाकिस्तान है वो भी उसमें इंक्लूडेड था, उसका 1/4 पॉपुलेशन यहाँ रहता था बंगाल में उस टाइम, यानी कि हर 4 में से एक बंदा आपको बंगाली होगा उस टाइम का अगर बात करें, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, बांग्लादेश, ये सब कुछ था, ठीक है, हाईली पॉपुलेटेड था। तो गवर्नमेंट का ये रीजन था, गवर्नमेंट का ये लॉजिक था, गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से, क्योंकि इट इज बिकमिंग, बंगाल इज बिकमिंग टू लार्ज टू एडमिनिस्टर, बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो एडमिनिस्टर कर नहीं पा रहे हैं। प्लस इसने मुस्लिम्स को थोड़े से लालच दिए कि अगर आपका ईस्ट बंगाल अगर बन जाएगा, क्योंकि इसने बंगाल का पार्टीशन किया वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल में, ठीक है। एक को बोला वेस्ट बंगाल और एक को बोला ईस्ट बंगाल। अगर मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देने की कोशिश करूं कि क्या क्या था, तो वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट डे का बिहार, उड़ीसा और प्रेजेंट डे का वेस्ट बंगाल, और ईस्ट बंगाल में आपका पूरा बांग्लादेश, असम, ये पूरा था। तो एक्चुअल में
रीजन तो दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जो कि एक हद तक ही सही था, लेकिन एक्चुअल जो इनका मोटिव था दैट वाज टू वीकेन द बंगाल, बंगाल को कमजोर करना। क्यों? क्योंकि जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज फैल रही थी, राष्ट्रवादी गतिविधियां जो फैल रही थी वो बंगाल से ही फैल रही थी। इट वाज इन नर्व सेंटर। तो इसी को वीक कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे ऑन हिंदू मुस्लिम बेसिस, तो अपने आप ये कम हो जाएगा, जिसमें ये सफल भी रहे। कैसे? वो भी देखेंगे। हिंदू मुस्लिम कैसे? क्योंकि वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया था ये हिंदू मेजोरिटी था, और ईस्ट बंगाल जो प्रेजेंट बांग्लादेश वाला है वो आपका मुस्लिम मेजोरिटी था, और लैंग्वेज भी यहाँ पे अलग अलग थी। तो इस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड कर दिया लॉजिक क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। बट व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन? टू वीकन द नर्व सेंटर, टू वीकन द बंगाल व्हिच वाज द नर्व सेंटर ऑफ द नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज। क्लियर? तो अगर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड, यानी कि अनाउंस कब हुआ? ये अनाउंस तो जुलाई में हुआ, जुलाई 1905, बट एक्चुअल में व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स, मतलब अनाउंसमेंट तो पहले से ही ये गवर्नमेंट 1903 से ही बताते चली आ रही थी कि हम इस तरह से करने वाले हैं, लेकिन जब हुआ तो लोगों का भी यहाँ पे गुस्सा फूटेगा। ठीक है, अक्टूबर 1905 तो अनाउंस हुआ जुलाई को, और एक्चुअल में फोर्स में आया कब? अक्टूबर 1905 को। यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर होगा, बिकॉज यहाँ पे भी ऐसा मैंने कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं बताई है। अब यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ से होगा जो होना था। पहली बात तो 1905 का सेशन होगा कांग्रेस का, कल भी डिस्कस किए थे, लेकिन कल मैंने बताया था कि कल से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये सेशन हुआ था बनारस में, इसको प्रिसाइड किया था, इसकी अध्यक्षता करी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, और इसका जो मेन एम था, मतलब इसका रखने का वो था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स पे अब क्या होगा? एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट होगा, एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट होगा, जिसको कि हम स्वदेशी मूवमेंट भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे स्वदेशी का कॉल दिया गया, और इसको अप्रूव करने के लिए ये सेशन हुआ था। अब ऐसा नहीं कि इसीलिए रखा गया था सेशन, वैसे तो हम लोगों ने देखा था हर साल दिसंबर में होता था सेशन कांग्रेस का, तो इस सेशन में इसको अप्रूव किया गया, जो एंटी पार्टीशन कैंपेन है और जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया है, इसको अप्रूव किया गया इस पर्टिकुलर सेशन में, और स्वदेशी का एक तरह से कॉल दिया गया। स्वदेशी मतलब कि हम ब्रिटिशर्स की हर चीज़ का बॉयकॉट करेंगे, हम उनकी चीज़ खरीदेंगे नहीं, जो फॉरेन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे नहीं, इंडिया में बनी चीज़ों को खरीदेंगे, इंडिया में बनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, इंडिया में बनी फैक्ट्रीज बनाएंगे, ना कि उनकी बाकी फैक्ट्रीज पर डिपेंडेंट रहेंगे। इसके जस्ट अगले साल वाला जो 1906 का सेशन था वो था कांग्रेस का कलकत्ता सेशन। सर एक साल तो हुआ, एक साल में क्या हुआ डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 1906 का पहले सेशन डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज हाँ यहाँ पे हुआ था कुछ, और वो थोड़ा सा ये था कि कांग्रेस में भी थोड़े से दो गुट बट चुके थे, दो गुट अपने अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे थे, जिनको देखेंगे। तो 1906 का जो कलकत्ता का सेशन था, अगर इसकी बात करें तो ये लिखा ये कलकत्ता में हुआ था, और किसने प्रिसाइड किया था? दादा भाई नौरोजी। कल भी हमने इनकी रिगार्डिंग चीज़ें देखी थी, और बहुत सारी और भी चीज़ें देखी थी, जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाते हैं, कब बनाते हैं? 1866 में। इन्होंने रस्त गुफ्तार लिखी पारसी कम्युनिटी के लिए, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इन्होंने पहली नेशनल इनकम हमारी कैलकुलेट करके दी, पहली पॉवर्टी लाइन अनऑफिशियल पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करके दी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखी, जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी, यानी कि किस तरह से जो पैसा है उसका निष्कासन कर रहे हैं जो ब्रिटिशर हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया था हमें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो उन्हीं में से दादा भाई नौरोजी ने देखा था, इन्होंने 3 सेशन कांग्रेस के प्रिसाइड किए थे। तो दूसरा सेशन था कौन सा? 1886 का, और एक 1906 का सेशन था। तो दादा भाई नौरोजी ने इसमें प्रिसाइड किया, और इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई? एक तो स्वराज गोल अडॉप्ट किया गया कि भाई हम स्वराज के लिए लड़ेंगे। अभी जो पार्टीशन हुआ है बंगाल का, तो चलो मासेस को इकट्ठा करो और स्वराज के लिए लड़ेंगे। स्वराज मतलब कि सेल्फ रूल, हमारा रूल होगा, बट एक्चुअल में मीनिंग नहीं बताया गया था। ये हम 1929 के लाहौर सेशन में पढ़ेंगे, और 19 को जहाँ पूर्ण स्वराज, एंड देन अगेन 1931 का जो कराची सेशन होता है, वहाँ जाके स्वराज का मतलब बताया जाता है। तो जब यहाँ पे स्वराज गोल डिक्लेयर किया गया तो सबका अपना अपना अलग अलग मीनिंग लेके चल रहे थे। मैंने बताया कांग्रेस के 2 गुट बट चुके थे, तो एक गुट का अपना अलग मीनिंग था स्वराज का, एक गुट का अलग मीनिंग था, और जो एक गुट है उसके अंदर भी जो लोग हैं उनका भी अपना अपना अलग मीनिंग था। तो इसलिए थोड़ा सा ये बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप चीज़ हो गई थी। दूसरा खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉयकॉट मतलब फॉरेन चीज़ों का बॉयकॉट करना है। स्वदेशी मतलब कि देशी चीज़ें खरीदनी है और देसी चीज़ों पर रिलाई करना है। एंड चौथा वाज नेशनल एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा पे जोर देना था। ठीक है, नेशनल एजुकेशन, और इसीलिए एक काउंसिल भी सेटअप की गई फॉर नेशनल एजुकेशन। आई थिंक यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में आई थिंक पेपर में आया था कि नेशनल एजुकेशन इस तरह से स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना, नेशनल एजुकेशन एक काउंसिल सेटअप हुई थी बंगाल पार्टीशन के टाइम पे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होंगी चीज़ें। अब यहाँ पे हम देखते हैं सूरत स्प्लिट, मतलब एक्चुअल में जब ये 1906 का सेशन हो गया, ठीक, तो अब इन चीज़ों को अपनाना है कि नहीं अपनाना है, किस एक्सटेंट तक अपनाना है, इन चीज़ों को लेके 2 गुट बट गए कांग्रेस में। एक लोग बोल रहे थे नहीं, इस पार्टीशन जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हम कर रहे हैं इसको बंगाल तक ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड रखा जाए, और भी जगहों में फैलाओ, सब लोगों को इकट्ठा करो, इनको ओवरथ्रो करो ब्रिटिश रूल को। थोड़े जो हम बोल सकते हैं जो उग्र टाइप थे, ठीक है, तो इनको हम उग्रों को क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हैं। और एक बोले थे नहीं, इतना सब क्या करने की जरूरत है, यहीं पे तक कन्फाइन रखो और ओवरथ्रो करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी बात रखो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे ब्रिटिशर्स। यानी कि नरम टाइप थे, जो नरम यानी कि बोल रहे थे कि नरम हमें रुख रखना चाहिए ब्रिटिशर्स की तरफ, तो उनको बोला गया मॉडरेट्स। तो वहीं से आया एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट को बोलते हैं गरम दल और मॉडरेट्स को बोलते हैं नरम दल। सूरत में जब सेशन होता है अगला 1907 में, 1905 का देखा बनारस, 1906 का देखा कलकत्ता, 1907 का हुआ सूरत में। अब यहाँ पे धीरे धीरे अब मैंने आपसे बोला ना कि 1905 और 6 के बीच में क्या हुआ, तो एक्टिविटीज हो रही थी, बट कहीं ना कहीं 2 गुट बढ़ते जा रहे थे। एक लोग बोले थे नहीं रिस्ट्रिक्टेड रखो, और एक बोले थे नहीं इसको हर जगह फैलाओ और एकदम उग्र तरीके से सबको इकट्ठा करो। लेकिन नरम दल क्या बोले, सबको इकट्ठा क्यों करना, हम ही लोग करते हैं जो कांग्रेस वाले हैं। तो इसको लेकर धीरे धीरे फूट बढ़ रही थी इनमें।
और 1907 में पूरी तरह से उजागर हो गई। एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे कि नहीं भाई, अगला जो सेशन होना चाहिए वो या तो प्रिसाइड करें लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन थे एक्सट्रीमिस्ट, कौन थे मॉडरेट, इनकी कैसे कैसे एक्टिविटीज करी। और मॉडरेट बोल रहे थे नहीं, इनका हमारा अपना होना चाहिए, राष्ट्र बिहारी घोष को ये बोल रहे थे। तो एक्चुअल में इन लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, भी माना जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट में किसी ने जूता फेंक के मार दिया राष्ट्र बिहारी घोष के। ठीक है, तो खैर यहाँ पे अब सूरत में जो सेशन होता है 1907 का लखनऊ का, यहाँ पे आके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग अलग हो जाते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ठीक, तो एक्सट्रीमिस्ट को आउट कर दिया जाता है। बिकॉज मॉडरेट्स को ये लगा, गरम दल को ये लगा कि अगर इनके साथ हम रहेंगे तो जो ब्रिटिशर हैं वो मतलब, क्योंकि इनका ये माना था मॉडरेट का कि जल्दी ही हमें ब्रिटिशर्स की तरफ से कुछ रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं, वो हमें कुछ देंगे, लॉलीपॉप देंगे। लेकिन एक्चुअल में भी देखेंगे उनका ऐसा कोई वो नहीं था। तो उनको लग रहा था कि अगर हम ऐसे उग्र एक्टिविटीज करेंगे और इनके साथ शामिल रहेंगे तो वो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इन्होंने खुद के और मतलब एक दूसरे दे पार्टेड देयर वेज, यानी कि अपने अपना अलग अलग रास्ते में दोनों चल दिए। तो सूरत सेशन में किसने प्रिसाइड किया था, ध्यान रखना, रास बिहारी घोष। बोस नहीं है, ध्यान रखना, एक रास बिहारी बोस भी आएंगे, वो नहीं है ये। ठीक है, ये घोष है। याद कैसे रखेंगे भाई, जो लोग बोस होता है जिनके नाम है वो थोड़े से उग्र होते हैं, है ना, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो वो थे, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं ना। मेथड्स अडॉप्टेड बाय द मॉडरेट्स। सब मॉडरेट्स में आते कौन थे, तो याद करिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का मैंने आपको नाम बताया था, कौन सा एसोसिएशन बनाया था ये, अलॉन्ग विद आनंद मोहन बोस इन द ईयर 1876, बताइए जल्दी से। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है सच, बट फिर भी देख लो थोड़ा सा। के मित्रा हो गए, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। तो ये सब लोग क्या थे, ये सब लोग मॉडरेट थे, यानी कि ये लोग बोल रहे थे कि पब्लिक मीटिंग करो, पेटिशन करो, ठीक है, पेटिशन करो, ठीक है, न्यूज़पेपर पब्लिश करो, ठीक है, पैम्पलेट निकालो। ये इनके मेन अपनी बात को रखने के सामने के एजेंडा थे, फिर एक टूल्स थे ये जो यूज करते थे कि हमें ज्यादा उग्र होने की जरूरत नहीं है, पेटिशन प्रेयर यही सब करनी है और उसी से ही ब्रिटिशर्स के सामने अपनी बात को रखना है। बट एक्सट्रीमिस्ट का ऐसा मानना नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन आते थे, जैसे हमारे लाल, बाल और पाल, आई होप जानते होंगे इनके बारे में। लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय, ठीक है। हमारे कानपुर में तो एक हॉस्पिटल भी है, एलएलआर हॉस्पिटल, बहुत लोगों को नहीं पता है कि वो एक्चुअल में हैलेट उसका नाम है। जो लोग कानपुर से हैं तो आपने जो हैलेट नाम सुना है उसका नाम एक्चुअल में लाला लाजपत राय हॉस्पिटल है, ठीक है, एलएलआर जिसको बोलते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हैं बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये मेनली तीन लोग हैं, और भी हैं जैसे कि अगर हम बात करें, और बिंदु घोष हो गए, ठीक है। तो ये सब लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब कि इनका ये कहना था कि भाई बॉयकॉट करो। मॉडरेट्स बोले थे नहीं, बॉयकॉट वॉयकॉट ज़्यादा ना करो, ठीक है। ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, समिति बनाओ। समिति से एक समिति याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो रिफाइंड चीज़ें सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फालतू में एक्स्ट्रा मैं लिमिट कर रहा हूँ खुद को, ठीक है। तो समिति की अगर बात करें तो क्या रखिएगा, स्वदेश बांधव समिति, ठीक है, स्वदेश बांधव समिति, ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वदेश बांधव समिति ये अश्विनी कुमार दत्ता ने बनाई थी इन द ईयर 1905, ठीक है। अश्विनी कुमार दत्ता, कहाँ पे, बरीसाल। बरीसाल अगर बात करें प्रेजेंट डे बांग्लादेश में पड़ता है, तब तो इंडिया का पार्ट था ना। तो अश्विनी कुमार दत्ता ने इसको फॉर्म किया था, ठीक है। और जिन लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है मैं आपको बता दूं, जैसे कि जब इंडिया पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया था जो प्रेजेंट आप बांग्लादेश देखते हो, और ये बन गया था आपका वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का 1947 में। फिर 1971 में एक तरह से आप बोल सकते हैं हमारा बड़ा बेटा और हमारा छोटा बेटा, तो ये इसको तंग करता था, तो 1971 में हमने इसको आज़ाद कर दिया इसके चंगुल से, ठीक है। तो अब वो जो है फिर बन गया बांग्लादेश, लेकिन ये सब किसका पार्ट हुआ करते थे, इंडिया का पार्ट हुआ करते थे, और ये जो है बांग्लादेश ये बंगाल का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो प्रेजेंट डे बांग्लादेश में पड़ता है, जहाँ पे अश्विनी कुमार दत्ता बरीसाल में जहाँ पे इन्होंने समिति को गठन किया था। प्लस अगर हम बात करें, इन्होंने नेशनलिस्टिक एजुकेशन यानी कि नेशनल एजुकेशन सेंटर खोले काफ़ी सारे, जैसे कि गुजरात विद्यापीठ, ये सारे काफ़ी सारे विद्यापीठ खोले, विद्यापीठ मतलब एजुकेशन सेंटर्स खोले, क्लियर। और अगर बात करें इंडिजिनस एंटरप्राइज, इंडिजिनस एंटरप्राइज का मतलब क्या है, स्वदेशी कंपनी खुली, जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, नाम ही उसका स्वदेशी है, ठीक है। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी किसने खोली, ये खोली वीओ चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, नाम याद रखिएगा, वीओ चिदम्बरम पिल्लई, तमिलनाडु में, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई जी ने खोली, नाम रट के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। और क्या क्या हुआ मेथड्स अडॉप्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट में, तो हमारे बाल गंगाधर तिलक ने, जो महाराष्ट्र वाला रीजन था, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था कि सिर्फ बंगाल तक ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड रखना, तो इन्होंने हिंदू फेस्टिवल्स, गणपति मेला, ठीक है, गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाया, क्यों, यूथ को मोबिलाइज करने के लिए, यूथ को बुलाने के लिए, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए ये फेस्टिवल्स इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करे, जो कि मॉडरेट्स बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे। तो ये कहाँ पे किया, बाल गंगाधर तिलक ने अपने महाराष्ट्र वाले रीजन में किया। अब यहाँ पे हम इनके रिगार्डिंग और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं। तो एक तो ये चीज़ आपने देख ली, गणपति और शिवाजी फेस्टिवल, बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे कि इनको हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं, ठीक है, लोकमान्य, और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी जो भारतीय अशांति का जनक, यानी कि जो भारत में अशांति फैली हुई है वो इनकी वजह से फैली हुई है। तो ये बोला किसने था, तो चिरांद नाम का आदमी था, वैलेंटाइन चिरोल नाम था उसका, ठीक है, चिरांद टाइप का आदमी था ये, चिरोल, ठीक है। और इसकी वजह से जो इसने बोला था, इनको 1918 में फिर से जाना पड़ता है लंदन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा केस वगैरह हो जाता है। और इन्होंने मराठा और केसरी नामक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए थे, मराठा और केसरी। मराठा में अगर बात करें तो मराठा जो न्यूज़पेपर था वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में था, ठीक है, और जो केसरी न्यूज़पेपर था वो मराठी लैंग्वेज में था। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इन न्यूज़पेपर के बारे में फिर से हम डिस्कशन करेंगे आगे, बिकॉज इसी न्यूज़पेपर ने एक चीज़ पब्लिश करी थी जिसकी वजह से इनको 6 साल की जेल भी हुई थी, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक आप समझिए कि किस तरह से एक्टिविटी हुई है। जो आप पिक्चर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भारत माता की पिक्चर को पोर्ट्रे किया था, भारत माता की पिक्चर को पोर्ट्रे किया था इंडिया या फिर इंडियंस को यूनिफाई एक करने के लिए किसने, अवनींद्र नाथ टैगोर एक थे, अवनींद्र
नाथ टैगोर, नाम याद रखिएगा कि हु पोर्ट्रेट द पेंटिंग ऑफ भारत माता, तो ये भारत माता की पेंटिंग बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या क्या हुआ था, लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी एकजुटता दिखाने के लिए। टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक इसी टाइम पे गाना लिखा, अमार सोनार बांग्ला, दैट मीन्स आर गोल्डन बंगाल, और ये आज है नेशनल एंथम किस देश का, जरा बताइए किस देश का ये नेशनल एंथम है आज। तो ये नेशनल एंथम है प्रेजेंट डे बांग्लादेश का। ये किसने लिखा था, अमर सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बंगाल पार्टीशन के टाइम पे। ऐसे एक स्वदेश गीतम भी लिखा गया था, ठीक है, लेकिन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, शायद ही पूछेगा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी, स्वदेश गीतम सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था ये, ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना अमर सोनार बांग्ला वाला है, थोड़ा सा देख लो, सुब्रमण्यम भारती, ठीक है, सुब्रमण्यम भारती, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोगों ने वंदे मातरम गाना स्टार्ट किया, वही वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था अपनी नॉवल आनंद मठ में, लेकिन इसकी गाने पे बैन लगा दिया था तुरंत ही गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वंदे मातरम भी लोगों ने गाया था, बट इसके गाने पे तुरंत बैन लगा दिया गया था, ऑलराइट। और अब हम देखते हैं रिस्पॉन्स ऑफ, पहले तो लीडर्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई कहाँ से किसने लीड किया था, तो भी आप बता सकते हैं, जैसे पूना और बॉम्बे से अगर बात करें तो कौन लीड कर रहा होगा, गेस करिए, पूना और बॉम्बे से तो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी लीड कर रहे थे, ठीक। फिर अगर हम बात करें दिल्ली से कौन लीड कर रहा था, तो दिल्ली से सैयद हैदर रजा लीड कर रहे थे, ठीक है, सैयद हैदर रजा ये लीड कर रहे थे, ठीक है। और हम बात करें मद्रास से, ठीक है, मद्रास से अगर बात करें तो लीड कर रहे थे वीओ चिदम्बरम पिल्लई, वही वीओ चिदम्बरम पिल्लई जो उन्होंने स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई थी। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, या फिर चलो आगे बढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं और उसके बाद समराइज कर देंगे, और फिर जो है एक दूसरा कंपोनेंट हमारा वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वाला वो देख लेंगे, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट होगा तो पूछ लेगा। रिस्पॉन्स ऑफ मुस्लिम्स की चर्चा कर लेते हैं। तो मुस्लिम्स का क्या रिस्पॉन्स था इस पूरे एंटी पार्टीशन कैंपेन, फिर जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था। तो मुस्लिम्स की अगर बात करें तो ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे एंटी पार्टीशन कैंपेन को। क्यों? कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो वही था, जो ब्रिटिशर्स की मंशा थी हिंदू और मुस्लिम को बांटने में वो सफल हो गई थी, क्योंकि इनको ये मुस्लिम्स को ये लगा, क्योंकि इनको बोल दिया गया था कि आप जो हम ईस्टर्न बंगाल बनाएंगे उसकी कैपिटल ढाका रहेगी, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश की कैपिटल भी है। तो मुस्लिम्स को लगा हाँ ये सही, हमको मुस्लिम मेजोरिटी रीजन मिल जाएगा, और अगर सपोर्ट करने लगे एंटी पार्टीशन का तो वो तो नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा रीजन था। दूसरा रीजन, छोटा रीजन हम बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी गणपति फेस्टिवल यानी हिंदू फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, तो ये भी थोड़ा सा इनको दूर रखने में थोड़ा सा वो किया, ठीक है। तो मुस्लिम्स क्यों अलग रहे, उसका मेन रीजन मैंने बताया, क्योंकि ब्रिटिशर्स यही चाहते थे, उन्होंने इसीलिए ईस्ट बंगाल बनाया कि भाई ये मुस्लिम मेजोरिटी रीजन होगा, तो उनको लगा कि हमारा अलग से एक सेपरेट रीजन हो जाएगा। और इसीलिए वो तो छोड़ो, सपोर्ट तो छोड़ो, और एक्चुअल में एंटी पार्टीशन कैंपेन जो मूवमेंट चल रहा था उसका विरोध करने के लिए अलग से एक पार्टी बन गई 1905 में, 30 दिसंबर 1905। और वो पार्टी कौन है? वही पार्टी मुस्लिम लीग। कब बनती है? 30 दिसंबर 1905। कौन बनाता है? नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह। और इसमें आगा खां भी बाद में जोड़ते हैं, ठीक है। तो आगा खां भी याद रखिएगा, ठीक है। तो किस तरह से, एक तरह से सपोर्ट बिल्कुल नहीं था मुस्लिम्स का, ये ध्यान रखना उसमें, क्योंकि क्यों क्या रीज़न था वो भी उन्होंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। एक बार मैं देख लेता हूँ, डाउट तो नहीं किसी का। ढाका में बनती है बिल्कुल, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका है, और ये ढाका बांग्लादेश में ही बनती है, ठीक है, जो प्रेजेंट है मतलब बांग्लादेश है। बफरिंग हो रही क्या? क्यों बफरिंग हो रही क्या? सिर्फ पंजाब से? पंजाब से अगर बात करें तो लाला लाजपत राय थे मेनली, ठीक है। पंजाब से लाला लाजपत राय थे, और अजीत सिंह भी थे जो भगत सिंह के चाचा थे, ठीक है। LLR में इन शॉर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। सर आज हिस्ट्री की लास्ट क्लास है क्या? नहीं भाई, लास्ट क्लास नहीं, अभी तो ये 1947 तक जाना है, अभी 1905 में ही है, सैटरडे को खत्म हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे को क्लास होगा इस बार, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसी साल हिस्ट्री को निपटा दिया जाए और अगले साल नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 देखते हैं, ठीक। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे और एक तरह से विभाजन करने की ठान ली किसने? ब्रिटिशर्स ने। और ये जो लोग मॉडरेट सोच रहे थे कि एक नया एक्ट आएगा उसमें कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में ब्रिटिश की तो कुछ और ही मंशा थी। वो खेल रहे थे कैरेट एंड स्टिक मॉडल पे। ये क्या होता है कैरेट एंड स्टिक? गाजर दिखाओ और डंडी मारो, गाजर दिखाओ डंडी मारो। तो कौन सी गाजर और कौन सी डंडी और कहाँ मारी जा रही थी? कैरेट का मतलब है जैसे कि ये लोग क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने 1908 आते तक इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को खत्म कर दिया एक तरह से। कैसे? 1907 में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट तो अलग हो ही चुके थे। अब एक्सट्रीमिस्ट पे जोर की इन्होंने क्या की, वो सप्रेशन किया, किसी को जेल भेजा, किसी को इतना मारा पीटा, मतलब जेल में कुछ लोग तो भाग निकले, जैसे लाला लाजपत राय तो विदेश चले गए, और बिंदु घोष ने और बिपिन चंद्रपाल ने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ही ले लिया, ठीक है। वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के पास पे चले गए, और कुछ लोगों को फांसी पे लटका दिया, कुछ लोगों को जेल पे डाल दिया गया। और इनको कैरेट देते थे, किसको? मॉडरेट्स को हिंट छोड़ते थे। मतलब कैसे? जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे कि अभी तक अगर ये सब तुम लोग ना किए होते हैं हुल्ला हुल्ला, तो आज तुम्हारे पास जैसे नहीं, हम लोग को बोला जाता है कि अभी अगर तुम जैसे बच्चों ने बोला जाता है कि अगर अभी पढ़ाई कर लिए होते तो अभी हम ये चॉकलेट दे देते तुम्हें, या फिर खेलने के लिए बोल देते, लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं करी तो पढ़ लो फिर। तो वैसे कि अगर तुम लोगों ने सब ना किया होता तो हम तुमको ये कर देते या फिर वो कर देते। तो मॉडरेट लगा यार बात तो सही है, लेकिन एक्चुअल में वो कैरेट एंड स्टिक मॉडल पे खेल रहे थे। उनको कुछ करना ही नहीं था, देना ही नहीं था, वो तो बस हिंट्स ड्रॉप कर रहे थे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था मॉडरेट्स के लिए, और इनको खूब सेपरेशन किया। तो उन्होंने, और जो मॉडरेट थे उन्होंने और सपोर्ट नहीं किया एक्सट्रीमिस्ट का,
और एक्सट्रीमिस्ट ने भी इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर नहीं फरमाया कि ये किस मॉडल पे खेल रहे हैं। तो ये ना तो मॉडरेट समझ पाया ना तो एक्सट्रीमिस्ट समझ पाया, जिसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है 1909 का एक एक्ट आता है। अभी एक्ट क्या, जैसे हमारे यहाँ जो एक्ट पास होता है ना पार्लियामेंट में, तो ब्रिटेन वाले पार्लियामेंट में अपना एक्ट पास करते थे भारत के लिए। तो इसमें से दो चीज़ें याद रखनी है, बाकी की चीज़ें देखेंगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया फॉर मुस्लिम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं, रट मारिए इसको जितनी बार अभी तुरंत। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पृथक निर्वाचन। समझिए नहीं समझे अभी तो पृथक निर्वाचन का मतलब क्या होता है मुस्लिम्स के लिए? इसका मतलब होता है कि अब से मुस्लिम्स के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। जैसे आज भी होता है कि हमारे यहाँ दलित सीट आई है, ओबीसी सीट आई है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। वो सेपरेट इलेक्टोरेट तब होगा जब ये बोल दिया जाए कि भाई दलित ये खड़ा हो सकता है और दलित ही वोट कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी को ओबीसी वोट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर बोल दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। वैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स था। ये क्या था कि भाई मुस्लिम्स के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं। ये लाया गया मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए और हिंदू मुस्लिम डिवाइड को और बढ़ाने के लिए, तो इसको मत भूलिएगा। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है मिंटो, तो इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया भी बोला जाता है। फिर फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी इंडिया में बोला जाता है, इसको फादर ऑफ कम्युनलिज्म। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को आप पढ़ोगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से। रिफॉर्म तो क्या ही थे ये, ठीक है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को क्यों बोलते हैं? तो रिफॉर्म छोड़ दो, मॉर्ले मिंटो पे फोकस करते हैं। मॉर्ले क्योंकि सेक्रेटरी जनरल था उस समय और मिंटो इंडिया का वॉइस रॉय हुआ करता था। सेक्रेटरी कौन है? वही याद करो 1858 का एक्ट, जहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोजीशन क्रिएट की गई थी। कोई और नहीं, ब्रिटेन में बैठा हुआ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ब्रिटेन का, जिसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल दी गई है। वो सिर्फ इंडिया के अफेयर्स को देखेगा। तो मॉर्ले सेक्रेटरी था, मिंटो वाइस रॉय था, दोनों ने मिलकर बनाए थे, इसलिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। और दूसरी चीज इसमें याद रखनी है कि इसमें एक ये बोला गया था कि अब से जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, यानी कि कार्यपालिका वाली जो काउंसिल होगी, उसमें एक इंडियन होगा, वन इंडियन भी होगा। और वो पहले इंडियन ये सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हमने देखा था सत्येंद्र नाथ टैगोर दूसरे थे जिन्होंने पहले वो बने थे, जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज क्रैक किया था। तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि मूवी नहीं आई थी ठुकरा के मेरा प्यार वाला, तो उसमें सत्तू होता है ना, वो जो आईएएस बनता है ना, राजकुमार राव ना, तो वैसे सत्तू याद रख सकते हो, है ना। और ये भी हमारे सत्तू जी हैं, सत्येंद्र नाथ, लेकिन सत्येंद्र प्रसाद नॉट नाथ, वो हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे और ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहला प्रसाद जो है इन्होंने चखा। क्लियर? तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब ब्रिटिशर बोल रहे थे मज़ा नहीं आ रहा है, किसमें? बंगाल के पार्टीशन में। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1911 में पार्टीशन को एन्यूल कर दिया, मतलब रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। 1911 में हार्डिंगे सेकंड, ये उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था, इसने एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया। दिल्ली में दरबार, किसका दरबार? रानी और राजा का। कौन सी रानी और कौन से राजा? ब्रिटेन के रानी और ब्रिटेन के राजा। ठीक, अब उस समय जो है ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज 5 नए राजा बने थे। तो क्योंकि वो भारत के भी राजा होंगे, क्योंकि भारत पे इंडिया ब्रिटिशर्स का ही रूल था, तो इसलिए इनके कोरोनेशन के लिए, इनकी ताजपोशी के लिए भारत में दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज करवाया गया। किसने करवाया? हार्डिंगे सेकंड ने। और इसी दिल्ली दरबार में ये अनाउंस किया गया कि बंगाल जो पार्टीशन किया गया तो फिर से एक हो जाएगा, लेकिन हाँ, असम को एक अलग स्टेट बना दिया जाएगा और बंगाल और बिहार और उड़ीसा को भी निकाल दिया जाएगा। और कैपिटल अब शिफ्ट कर दी जाएगी। अभी तक कैपिटल हुआ करती थी कैलकाटा, और अब कैलकाटा से शिफ्ट करके हो जाएगी दिल्ली। ये अनाउंसमेंट किया गया 1911 को और ये एक्चुअल में एनफोर्स हुआ 1912 में। तो कैपिटल कब शिफ्ट हुई? 1912 में। अनाउंस कब हुआ? 1911 में। हार्डिंगे सेकंड वाइसरॉय था, इसने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया था। ये ध्यान रखना, ये तीसरा दिल्ली दरबार था। इससे पहले 2 और दिल्ली दरबार हो चुके थे, 1877 का और 1903 का। ये हमारा था थर्ड दिल्ली दरबार। खत्म होता है यहाँ पे पार्टीशन, और उसका एन्यूलमेंट भी हम लोगों ने करवा दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं चीज़ें आपके लिए समराइज कर देता हूँ। कोलकाता में मस्त खाना खाया। तो समराइज कर लें एक बार, ठीक है। और उससे पहले सिट स्ट्रेट एंड डीप ब्रीथ, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने सबसे पहले चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करी? हमने देखा कि 1905 में एक वाइसरॉय था कर्जन, उसने बंगाल का पार्टीशन किया। ना सिर्फ बंगाल का पार्टीशन किया बल्कि और भी उसकी कुछ रिएक्शनरी पॉलिसीज हैं। बस अपना आँख को बंद कर लो और जो मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उतना तेज ना बोलूँ और धीरे धीरे उस चीज़ को पिक्चर अपने दिमाग में चलाते रहिए, ठीक है। तो उसने कुछ रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज हैं, जैसे कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसमें से सबसे मेन था जो अनाउंस हुआ 1905 जुलाई 1905। एनफोर्स कब हुआ? अक्टूबर 1905। मोटिव क्या था? टू वीकन द बंगाल विच वॉज द नर्व सेंटर ऑफ नेशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। बट एक्चुअल में क्या रीजन था? एक्चुअल में रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया उसका, इसलिए वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वो हम पार्टीशन कर देंगे तो हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और उन्होंने मुस्लिम्स को अपीस करने के लिए बोला कि ढाका, एक्चुअल में उसको हम ईस्ट बंगाल की कैपिटल भी बनाएंगे। एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 1905 में, इसको अप्रूवल मिलता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट को। 1906 में कैलकाटा, और 1905 का बनारस सेशन गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 में सेशन होता है कैलकाटा में दादाभाई नौरोजी। 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं: स्वराज, बॉयकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन। इसके एक्ट पास होते हैं, रेजोल्यूशंस पास होते हैं। 1907 में डिवीजन हो जाता है कांग्रेस में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक तरह से बाहर निकल जाते हैं। कौन प्रिसाइड करता है सेशन को? रास बिहारी घोष प्रिसाइड करते हैं। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में ये डिफरेंस क्रिएट क्यों हुआ? बिकॉज मॉडरेट बोलते थे नहीं प्रेयर करो, मतलब प्रेयर पिटिशन ये सब करो, अब ब्रिटिश के सामने अपनी जो बात है वो बड़े ही कायदे के साथ डिसिप्लिन में रखो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे नहीं, ये ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं मानने वाले, इसके लिए हमें समिति ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, बॉयकॉट करना पड़ेगा,
सिर्फ बंगाल तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ेगा, बंगाल से बाहर लेके जाना पड़ेगा। अगर समिति की बात करें, कौन सी समिति? हमारी स्वदेश बांधव समिति, अश्विनी कुमार दत्ता ने इसको सेटअप किया बरिसाल में 1905 में। इंडिजिनस एंटरप्राइजेस बनते हैं, स्वदेशी स्टील नेविगेशन कंपनी बनती है वीओ चिदम्बरम पिल्लाई के द्वारा। भारत माता का एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर जी। वंदे मातरम की पब्लिक सिंगिंग पे बैन लग गई, लोग राखी बांधे एक दूसरे को, और मुस्लिम्स ने इसका सपोर्ट नहीं किया। 1905 30 दिसंबर 1905 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह एक नई पार्टी बनाते हैं, एंड दैट इज मुस्लिम लीग। 1907 में हमने सूरत स्प्लिट, फिर 1907 में देख लिया हम लोगों ने सूरत स्प्लिट किस तरह से हुआ था, और 1909 में एक एक्ट आया था जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, यानी पृथक निर्वाचन मुस्लिम्स के लिए, एंड फर्स्ट इंडियन टू बी इन वॉइसराय, मतलब एक इंडियन वॉइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होगा, एंड दैट फर्स्ट वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसको कि मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। और हमारा पार्टीशन एन्यूल हो जाता है 1911 में आके। हार्डिंग सेकंड वॉइसराय था, और किंग जॉर्ज V के कोरोनेशन के लिए इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था दिल्ली दरबार, और कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई कैपिटल, खत्म। अब आते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि अब हम 1908 से आगे बढ़ रहे हैं या फिर 1909 से आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन अगर हम बात करें, ये अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी से स्टार्ट हो गए थे। व्हेन आई से 20th सेंचुरी, दैट मीन कि मैं 1900 से स्टार्ट करके बात कर रहा हूँ, तो नहीं कि 1902 1901 में यहाँ से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या फिर इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस चालू हो गए थे, बिकॉज ये मानना हो गया था लोगों का कि हम लोग को अकेले बलिदान देना पड़ेगा, हत्या मारना पड़ेगा इन ब्रिटिशर्स को, तभी ये लाइन पे आएंगे। तब उनके बारे में वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले 1902, ठीक है, 1902 में एक अनुशीलन समिति बनती है बंगाल में, ठीक है। ये थोड़ा सा अब यहाँ पे चीज़ें फैक्चुअल टाइप है, आपको कोशिश करिए कि एकदम फोकस बना के रखिए और जितनी चीज़ें यहाँ पे आप रिकॉल कर मतलब याद कर सके वो कोशिश करिए, ठीक है। उसका रीज़न ये भी है कि मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे क्लास के दौरान, अगर आप क्लास में रहते हुए विद अटमोस्ट फोकस जितना फोकस लगा सकते हैं। और आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, अगर आप बहुत अच्छे फोकस के साथ चीज़ें करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, अब तो एक तो इंटरेस्ट डेवलप होगा टॉपिक पे, और आपको बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर दिमाग में चली जाएंगी। तो अनुशीलन समिति बंगाल में बनती है, सतीश चंद्र बासु बनाते हैं। ये जो नाम है सतीश चंद्र बासु, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि थोड़ा सा ईयर है और जगह है, ठीक है, बट फिर भी देख लीजिए, ठीक है। मैं जानबूझ के इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता हो कि किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ को आप भूलना बिल्कुल वही नहीं कर सकता, भूल ही नहीं सकते किस चीज़ को, ठीक है। तो 1902 में, और कुछ ऐसा नहीं कि एक्टिविटीज़ ऑर्डर में मैं लिख दूँ या फिर चलो ऐसे मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है। ऑर्डर में लिखें, चलो ऑर्डर में लिख देते हैं, नहीं तो फिर उससे क्या होगा कि आपको याद रखने में दिक्कत होगी अगर मैं ऑर्डर में नहीं होता, ठीक है। तो चलो 1902 तो मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा लेट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। 1879 में एक रामोसी पेजेंट फोर्स बनती है महाराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक है। रामोसी पेजेंट फोर्स कहाँ बनती है? ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। कौन बनाता है इसको? वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक। ये 1879 हो गया। अब 1890 पे आ जाते हैं। 1890s के टाइम पे ध्यान रखना क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी कि हमारे जो तिलक जी हैं उन्होंने शिवाजी और गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाए थे, ठीक है। शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज यहीं से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज हम पहले भी देख चुके हैं। अब 1890 के बाद आते हैं 1897 पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज चापेकर ब्रदर्स होते हैं, दो लोग, ठीक है, दो भाई होते हैं चापेकर ब्रदर्स। वो हत्या कर देते हैं किसकी? चापेकर ब्रदर्स किल रैंड, ठीक है। कैसे कैसे नाम है। ये कौन था? ये प्लेग कमिश्नर हुआ करता था, और उस टाइम पे बहुत प्लेग फैला था, ठीक है, इंडिया में, और इसने बहुत ही मिसमैनेजमेंट किया था। तो उससे गुस्सा होकर चापेकर ब्रदर्स ने 1897 में इसकी हत्या करी थी। देन आते हैं 1899 में, 1899 में। ये इंपॉर्टेंट ईयर है और इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑर्गेनाइज होती है मित्र मेला, जो कि एक सोसाइटी थी। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होती है? बाई सावरकर ब्रदर्स, ठीक है। सावरकर ब्रदर्स जो हैं वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक। कहाँ पे? पूना में, ठीक है, पूना में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और 1904 में, 1904 में, इन्हीं में से एक हमारे सावरकर ब्रदर में वीडी सावरकर थे, और उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई थी, ठीक है, और उसको मर्ज कर दिया था मित्र मेला से। तो मित्र मेला वॉज मर्ज्ड, मित्र मेला वॉज मर्ज्ड। क्वेश्चन आए हैं इसमें, तभी मैं लिखवा रहा हूँ इसको, ठीक है। मित्र मेला वॉज मर्ज्ड विद अभिनव भारत सोसाइटी, और अभिनव भारत सोसाइटी किसने बनाई थी? ये वीडी सावरकर ने बनाई थी, अभिनव भारत सोसाइटी। 1904 तक आ गए। तो 1902 में आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हो, ये जो हमने यहाँ पे देखा था अनुशीलन समिति जो बंगाल वाला था, ठीक है। 1904 हो गया। आखिरी में आ जाते हैं, दैट इज 1908 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, दैट इज अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, जिसको कि हम मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं। अब ये है क्या? तो मुजफ्फरपुर का एक मजिस्ट्रेट हुआ किंग्सफोर्ड, इसको मारने का प्लान बनाया। प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष तो इन्वॉल्व नहीं थे, प्रफुल्ल चाकी हो गए हमारे, ठीक है, और भी जैसे कि कन्हैया लाल दत्ता हो गए, सत्येंद्रनाथ बोस हो गए, तो ये लोग सब लोग इन्वॉल्व थे किसमें? और खुर्दीराम बोस हो गए हमारे, इसको मारने में। तो ये माना जाता है जब इस पर बॉम्ब फेंका गया तो एक्चुअल में ये बच निकला, और एक्चुअल में बच गया, और 2 ब्रिटिश विमेन की डेथ हो गई यहाँ पे, और इसलिए अब इन पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्टली पेश आई। प्रफुल्ल चाकी जो है उन्होंने तो सुसाइड कमिट कर लिया, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब ब्रिटिशर्स पकड़ लें उनको, तो उन्होंने इसका ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है। और जो बाकी लोग थे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ खुर्दीराम बोस और जो बाकी लोग थे और भी लोग इन्वॉल्व थे, हमें सबके नाम पता होने की जरूरत नहीं है, तो इन पे ट्रायल चला। और ये माना जाता है कि जो इसमें गवाही देने वाला था, गोस्वामी करके कोई था, तो गवाही देने वाला था, उसको मार डाले थे कन्हैयालाल दत्ता थे, कन्हैयालाल दत्ता और सत्येंद्रनाथ बोस, और फिर इनको भी फांसी की सजा हुई, खुर्दीराम बोस को ही और देन कन्हैयालाल दत्ता को, जो कि जिन्होंने मारा किसको? जो एक्चुअल में गवाही देने वाला था कि हाँ उसने देखा इन लोगों को बम मारते हुए, ठीक।
तो प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया, खुर्दीराम बोस को हैंग कर दिया, कन्हैया लाल दत्ता भी इससे इन्वॉल्व थे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बात करें अगर अरबिंदो घोष की, तो उनके खिलाफ भी ट्रायल चला था, बट ही वॉजंट प्रूव गिल्टी, और उनको मतलब इनोसेंट प्रूव वो बाद में, लेकिन उनके खिलाफ इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, वो उन्होंने किया नहीं था, इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन ठीक है, वो उन पर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था कि उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली 1908 में, और वो चले गए साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में उन्होंने ऑरोविल एस्टैब्लिश किया। अगर आप सर्च करेंगे, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऐसे मैंने बताया, काफी ब्यूटीफुल है ये देखने में, तो सर्च करिएगा इसके बारे में, बहुत अच्छा सा एक बिल्ड मतलब बनाया उन्होंने वहाँ पे। तो अरबिंदो घोष ने रिटायरमेंट ले लिया एक्टिव पॉलिटिक्स से, ठीक है। तो 1908 तक की हमें चीज़ें पढ़नी थी। क्या सिर्फ यहीं तक पढ़नी थी? नहीं, अब हम आगे भी पढ़ेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि जो फॉरेन में हुई, जैसे कि 1905 में जो फॉरेन में अगर हम बात करें, फॉरेन में उस समय क्या क्या एक्टिविटीज हो रही थी। तो जिस समय बंगाल पार्टीशन हुआ 1905 में, इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई गई, ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। और एक सोसाइटी बनी, दैट वाज इंडिया हाउस। ये दोनों बनाए किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पे? लंदन में। श्याम जी कृष्णा वर्मा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और एक जर्नल भी निकाला उन्होंने जिसका नाम था द सोशोलॉजिस्ट, ठीक है। जर्नल का नाम था द सोशोलॉजिस्ट, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सोशोलॉजिस्ट। स्पेलिंग में बड़ी दिक्कत होती है, द सोशियोलॉजिस्ट हो गया से, ठीक है। तो ये इन्होंने जर्नल निकाला था। फिर अगर हम बात करें 1909 में, 1909 पे आते हैं, ठीक है। 1909 में भी कुछ हुआ था। क्या? मदन लाल ढींगरा ने लंदन में एक उस समय के आर्मी जनरल थे ब्रिटेन, उसमें उनका नाम था कर्जन वाइली। वो कर्जन नहीं, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला, ये मैंने बताया, वो तो वॉइस रॉय था, ये ब्रिटेन आर्मी में था। तो इनका नाम था, यही किल्ड कर्जन वाइली। तो लंदन में जाके इनको मारे थे, मारे की जगह दूसरा वर्ड आ रहा था, लेकिन मैंने बोला नहीं, कि कुछ लोग ईगो हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कर्जन वाइली को मारा किसने? मदन लाल ढींगरा। इंपॉर्टेंट है, 1909 में, ठीक है। चीज़ों को आप रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि भाई इंडियन होम रूल सोसाइटी तब बनी जब बंगाल का पार्टीशन हुआ। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली को तब मारा जब मॉर्ले मिंटो आया। और 1907 में भी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था, और वो इंपॉर्टेंट ये है कि मैडम भीखा जी कामा, जो कि एक पारसी थी, ठीक है, पारसी मैडम भीखा जी कामा, जैसे कि हमारे दादा भाई नरोजी पारसी थे, इन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में इंडिया का झंडा फहराया, जो उस समय का झंडा होता था, जिसमें कि वंदे मातरम लिखा था, ऊपर कमल का फूल था, हाथ नहीं था उसमें, ठीक है। तो स्टटगार्ट जर्मनी में झंडा फहराया, और ये शी बिकेम दी फर्स्ट इंडियन टू होइस्ट दी इंडियन फ्लैग ऑन दी फॉरेन सॉइल, यानी विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली भारतीय बनी, ना सिर्फ भारतीय महिला, पहली भारतीय भी बनी। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एंड शी ऑल्सो पब्लिश्ड अ जर्नल कॉल्ड एज वंदे मातरम, ठीक। 1907 हो गया। 1913 पे आते हैं, या फिर 1915 पहले बता दें आपको, बिकॉज 1930 में जो मुझे होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो 1915 में एक बर्लिन कमेटी बनती है, बर्लिन में, और ये बनाते हैं वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज 1913 में एक बनता है पार्टी, एंड दैट इज दी गदर पार्टी। ये पार्टी बनती है कहाँ पे? ये पार्टी बनती है सैन फ्रांसिस्को, हेडक्वार्टर होता है इसका सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में इसका होता है हेडक्वार्टर, और ये पार्टी यहाँ पे बनती है। कौन बनाता है इस पार्टी को? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, बरकातुल्ला, ठीक है। ये सारे नाम हैं जो इनके फाउंडिंग टीम में थे। भाई परमानंद, ठीक है। बट लाला हरदयाल वाला आप नहीं भूल सकते हैं किसी भी उसमें, बिकॉज ये नाम तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये लोग फाउंडर से 1913 में इस पार्टी का करते हैं गठन। तो क्यों? क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं पार्टीज, या फिर वो एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं जो फॉरेन सॉइल में हुई हैं। तो 1913 में गदर पार्टी बनी। अब इस पार्टी से एसोसिएटेड है एक इवेंट, एंड दैट इज कोमागाटा मारू इवेंट, कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ये क्या था? ये कोमागाटा मारू। तो कोमागाटा मारू एक जापानीज शिप का नाम है, जिसको कि लीज पे लिया था, जापानीज शिप को लीज पे लिया था, एक सिख बिजनेसमैन थे, उन्होंने लीज पे लिया था, और उन्होंने मतलब एक्चुअली में हांगकांग, सिंगापुर और यहाँ जापान वगैरह से लोग इकट्ठा करके ही सेल्ड टू वैंकूवर कनाडा, ठीक है। कनाडा को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, तो काफी दूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कनाडा में सेल किया, क्योंकि वो लोग वहाँ पे रहने जा रहे थे फॉर दी बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज। तो वो वहाँ पे मतलब गए, बट उनको वहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, और इनको यहाँ से भगा दिया गया काफ़ी तकरीबन 50-60 दिनों के बाद, एंड दे केम बैक। इन लोगों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया हांगकांग और जापान, क्योंकि उनको लगा कि ये मतलब इन पे थोड़ा सा ठप्पा लग गया था कि ये लोग रेवोल्यूशनरी हैं, इसलिए देन कलकत्ता में है। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने भी ढंग से इनके साथ ट्रीट नहीं किया, और यहाँ पे हो गया बवाल। तो ये बवाल कब होता है? ये बवाल होता है 1914 में, 1914 में। ध्यान रखना, कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कोमागाटा मारू है क्या? एक जापानीज शिप है जो सेल किया था कहाँ से? जो सेल्ड फ्रॉम, अब सेल फ्रॉम में ना काफ़ी वो रहता है, कहीं कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा जापान, और कहीं कहीं देखने को मिलेगा हांगकांग, और कहीं कहीं देखने को मिलेगा हांगकांग, और कहीं कहीं देखने को मिलेगा सिंगापुर भी। लेकिन इसका मतलब है क्या? क्यों ये सब नाम देखने को मिलता है? उसका रीज़न ये है कि पहले उन्होंने लोग हांगकांग से लोग उठाए, सिख लोग, कुछ लोग सिंगापुर से उठाए, कुछ लोग जापान से, और चल दिए कनाडा की ओर। तो इसलिए वो लिखता है सेल फ्रॉम जापान, सेल फ्रॉम हांगकांग, सेल फ्रॉम सिंगापुर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 लेकिन ये कॉमन है, दैट इज कनाडा। कनाडा गए थे लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना, वैंकूवर कनाडा। तो 1914 में जो है ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट होता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट गदराइट्स को सप्रेस करने के लिए, बिकॉज 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन हो चुका था, पहला विश्व युद्ध चालू हो चुका था 1914 में। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा था। ब्रिटेन वॉज एंगेज्ड इन दी वॉर, ठीक है। तो जब एक एंगेज था किसके अगेंस्ट? जर्मनी हो गया, टर्की हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये एक साइड थे। यूएसए, यूके, फ्रांस, ये ब्रिटेन,
जापान, ये सब एक साइड में थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो उससे में लेना देना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये लोग एक गदराइट्स को सेपरेस करने के लिए एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाते हैं 1915 में, और यही एक्ट जो है ये एक टेम्पररी एक्ट था, जो बाद में ये लोग परमानेंट एक एक्ट से रिप्लेस करते हैं, जो कि बनता है रॉलेट एक्ट, जिसका नाम आपने में से काफी लोगों ने सुना होगा। वो यही एक्ट है जो बाद में इसी के प्रोविजंस जिसको परमानेंट के तौर पे एस्टैब्लिश कर दिया था। ये तो एक टेम्पररी तौर पे लाया गया है कि जब तक वर्ल्ड वॉर चल रहा है तब तक अगर आपने कुछ भी, यानी कोई भी फॉरनर आएगा इंडिया में तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कुछ भी एक्टिविटी करते पाएगा उधर लिए जाओगे तुरंत। ये सारी चीजें थी इसमें डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में, कि कोई भी अगर फॉरनर आएगा तो उसको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मानना था कि फॉरनर आते हैं यहाँ पे इनको भड़काते हैं इंडियंस को, यहाँ पे हमारी ये चीज़ें होती हैं खत्म। लेकिन सारी तरह से भी चीज़ें नहीं हुई खत्म, बिकॉज अभी हमें कुछ और भी चीज़ें देखनी है, 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट सी, वो देख लेते हैं, देन हमारा क्लास हो जाएगा खत्म, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। तो जब 1914 मैंने आपको बताया, एक्चुअल में सॉरी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, और इस टाइम पे कांग्रेस में एक तरह से मुझसे 3 सेक्शन बट गए थे। एक तो मॉडरेट बोल रहे थे हमें ब्रिटिशर को सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है, क्योंकि हमारी एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है। एक्सट्रीमिस्ट ये बोल रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट जैसे बाल गंगाधर तिलक, वो अभी जेल से छूट के आए थे, ठीक है, 6 साल की जेल हुई थी, उसके बाद छूट गए। तो उनका ये मानना था कि नहीं, हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स को तो हमें भी वो कुछ खुश होकर रिटर्न में देंगे। ये भी अगेन उसी ट्रैप में फंस गया जो कि ब्रिटिशर को देने वाले नहीं है। और अब इनसे भी ज़्यादा एक रेवोल्यूशनरी सेक्शन आ गया जो बोल रहा था यही तो मौका है, मार दो चौका। तो रेवोल्यूशनरी ये लोग सोच रहे थे कि इस मौके में चौका मारो, यानी कि ब्रिटिशर जो एंगेज्ड हैं उस वॉर में, तो ये फायदा उठाने का सही समय है। और जो हमारे गदराइट से उन्होंने वही तो किया, ठीक है, मौके का फायदा उन्होंने उठाने का सोचा कि अब तुम्हें सबक सिखाते हैं, ठीक। तो ये रेवोल्यूशन एक्टिविटी, तो होम रूल लीग एक बनती है। होम रूल का मतलब है कि भाई जैसे आयरलैंड वगैरह में है वैसे हमें होम रूल ले दो। होम रूल मतलब आप रहो ब्रिटिशर रहो लेकिन हमारी सरकार होनी चाहिए। तो एक होम रूल लीग बनती है, 2 बनती है 1916 में, 1916 में। एक बनाते हैं बाल गंगाधर तिलक और दूसरी बनाती हैं हमारी एनी बेसेंट। दोनों लोग बनाती हैं अपना अपना अलग अलग बनाते हैं दोनों लोग। एनी बेसेंट हम लोग पहले भी देख चुके हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी एसोसिएटेड है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया 1875 में बनी थी, न्यूयॉर्क में बनी थी, मैडम एच पी ब्लास्की और एमएस ऑलकॉट ने बनाई थी। 1882 में इसका हेडक्वार्टर अड्यार मद्रास में शिफ्ट हुआ था। एनी बेसेंट की रिगार्डिंग हमने कल पढ़ा था कि शी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। 1917 का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में 1917 का, उसमें जो है एनी बेसेंट जो है बनी थी प्रेसिडेंट कांग्रेस की। तो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल था उसका हेडक्वार्टर पूना में था। कहाँ पर हेडक्वार्टर था उसका? पूना में इसका हेडक्वार्टर था। और इनका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास में था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनका पहले बना था, दोनों 1916 में बने थे, बट इनका पहले बना था, इनका बाद बना था। और इनके कम ब्रांचेस थे, एनी बेसेंट की ज़्यादा ब्रांचेस थी, मोर ब्रांचेस थी, तकरीबन 200 ब्रांचेस थी इनकी। गवर्नमेंट ने इस पर रिस्ट्रिक्शंस फाइनली लगा दिए। बाद में ज़्यादा ही चल नहीं पाया क्योंकि 1918 में, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, 1918 में 1918 वो मैंने आपको बता दिया था ना कि वो जेल गए थे। क्यों जेल गए थे? बिकॉज उन्होंने जो अलीपुर, हाँ ये मैंने आपको बताना भूल गया था, जो भी मैंने आपको अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस बताई थी ना, तो एक्चुअल में उन्होंने अपना जो केसरी न्यूज़पेपर था जो मराठी लैंग्वेज में था उसमें इनकी प्रशंसा कर दी थी। अलीपुर जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था जिसमें खुदीराम बोस को मतलब फांसी की दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया, उसको सपोर्ट किए थे ये, तो इस चक्कर में इनको जेल हुई थी। और फिर से 1918 में वैलेंटाइन जो चिरोल था उसने कुछ ऐसा पब्लिश कर दिया था कि इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोल दिया था, तो फिर से उस केस में इनको जाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं वीक पड़ गया। और हम देखते हैं कि इनकी डेथ के बाद, बाल गंगाधर तिलक के डेथ के बाद 1920 में गांधी जी इसी होम रूल लीग को कन्वर्ट कर देते हैं स्वराज्य सभा में। एक बार यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये स्वराज्य सभा किसने बनाई थी, क्या है? तो ये होम रूल लीग ही थी जो स्वराज्य सभा में बदल गई थी 1920 में। लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रट के रखिएगा। 1916 में बनी थी, बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट ने बनाई थी, पूना में हेडक्वार्टर था, मद्रास में। और एनी बेसेंट की 2 पत्रिकाएं हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। एक तो है न्यू इंडिया और कॉमन व्हील, इनकी 2 पत्रिकाएं, ये याद रखिएगा, ठीक है, कॉमन व्हील, ये 2 याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें हो गई। बाल गंगाधर तिलक की रिगार्डिंग सारी चीज़ों को फिर से हम समराइज कर लेते हैं। क्या क्या समराइज करते हैं? तो सबसे पहले इन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया महाराष्ट्र में, ठीक है। और इन्होंने इनको लोकमान्य के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जानते हैं। 1908 में इनको जेल भेजा गया। और हाँ, इन्होंने एक आर्टिक होम टू वेदास किताब लिखी थी। ये मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया था जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आर्टिक होम टू वेदास मतलब कि किस तरह से उन्होंने आर्यन थ्योरी के बारे में बताया है कि किस तरह से आर्यंस माइग्रेट किए थे सेंट्रल एशिया से इंडिया में, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज, एंड दैट इज लखनऊ का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो ये सेशन 2 चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। हुआ कब था? 1916 में हुआ था। 1916 में लखनऊ का सेशन हुआ था जिसको कि प्रेसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। ये सेशन जो उन्होंने प्रेसाइड किया था ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का रीयूनियन हो गया था। एक्सट्रीमिस्ट वर री इंडक्टेड, ठीक है, वर री इंडक्टेड इनटू कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस में फिर से इनको शामिल कर लिया गया, यानी कि फिर से भाईचारा बढ़ गया, एक हो गया, ठीक है। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो कि पहले एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने बोल दिया ठीक है हम भी अब वायलेंस बिलीव नहीं करते और वायलेंस अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए भी और भी कुछ फैक्टर थे, ठीक है। मेन इसमें मतलब रोल माना जाता है तिलक और बेसंत जी का, कि जो ये रीयूनियन हुआ ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का, तो इसमें तिलक एंड बेसंत जी का काफ़ी वो रोल माना जाता है, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ था दैट वाज लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट मतलब ये एक पैक्ट, जॉइंट पैक्ट लाए थे कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। है मुस्लिम लीग, हाँ मुस्लिम लीग, क्योंकि जब कैपिटल शिफ्ट हुई ना, जब पार्टीशन का एन्यूलमेंट का बारे में सुना ना मुस्लिम्स ने, तो बौखला गए कि मतलब हमने इसीलिए तो सपोर्ट नहीं किया था एंटी पार्टीशन कैंपेन, हमें तो लगा तुम मतलब हमें फेवर करोगे और इसीलिए तो सारी चीज़ें कर रहे थे, मुस्लिम सपोर्ट कर रहे थे, और आपने तो हमारी हमसे खुशी छीन ली। मुस्लिम लीग ने ये कहा कि आपने बंगाल पार्टीशन का जो हमें आप बोल रहे थे कि ईस्ट बंगाल बनेगा और मुस्लिम मेजोरिटी, वो तो आपने दिया ही नहीं, तो इसलिए जो ये थोड़े से क्या बहुत नाराज थे। इनको मनाने की कोशिश करी ब्रिटिशर ने, कैसे? कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में मुगल सीट होती थी, मुगल्स की जो इस्लाम्स थे, मुस्लिम्स थे, तो इसलिए उनको अपीज़, लेकिन अपीज़ हुए नहीं ज़्यादा, पहली चीज़। दूसरी चीज़
मतलब अभी क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे टर्की जो है हार गया। तो टर्की में खलीफा बैठता था, मुस्लिम्स का सुप्रीम, आप तरह से बोल सकते हो लीडर, उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया था। ठीक है, किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो उस वजह से भी नाराज थे और इसलिए दोनों मुस्लिम लीग ने हाथ मिला लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस से और 1916 में ज्वाइंट डिमांड रखी, जिसमें कि बहुत सारी ज्वाइंट डिमांड रखी। जैसे कि ये बोला कि जो सेक्रेटरी वही ब्रिटिश एमपी, उसको एक्चुअल में इंडिया का पैसा दिया था, सैलरी जो उसको मिलती थी वो इंडिया से दी जाती थी, इंडिया के पैसे से। तो उन्होंने बोला कि क्या भाई, वहाँ बैठता है वो तुम्हारा एमपी और हम पैसे देंगे? तो ये बात बोली थी, जो कि बाद में एक्सेप्ट कर ली थी ब्रिटिशर ने। और भी चीजें थी, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का टेन्योर 5 साल करो, ये वो फलाना टिमका, हमें याद करने की जरूरत नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, बस ये पता होना चाहिए लखनऊ पैक्ट है क्या। तो दीज आर जॉइंट डिमांड्स ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो 1916 में रखी गई। और क्यों मुस्लिम लीग आ गई साथ में, वो भी मैंने बता दिया। और एक्सट्रीमिस्ट को साथ ले लिया गया, किसने डिसाइड किया? अंबिका चंद्र मजूमदार ने। और ये सेशन हो गया हमारा खत्म। रिवीजन टाइम में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो बाद में चीजें पड़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी वाले, बिकॉज पहले वाला तो हम पहले रिवाइज कर चुके हैं बंगाल पार्टीशन। किसी का डाउट होगा तो पूछ लेगा। स्टार्ट करते हैं। 1879 रामोसी पेजेंट फोर्स बाई वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक। 1890 शिवाजी और गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं और केसरी मराठा जनरल लाते हैं हमारे कौन? बाल गंगाधर तिलक। 1897 चापेकर ब्रदर्स ने रांड जो था, जो प्ले कमिश्नर था, उसको मार डाला। ठीक है। और 1899 में मित्र मेला एक सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई, किसने? सावरकर ब्रदर्स ने। ठीक। और 1904 में ये मित्र मेला मर्ज हो जाती अभिनव भारत सोसाइटी, जो वीडी सावरकर बनाते हैं 1904 में। 1902 में एक अनुशीलन समिति बनती बंगाल में सतीश चंद्र बासु। 1908 में अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी केस, जिसको मानिक टोला बॉम्ब कंस्पिरेसी केस बोलते हैं, जिसमें कि मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या करने की कोशिश करी थी, लेकिन मर 2 औरतें गई थी। कन्हई लाल दत्ता फांसी की सजा पे चढ़े थे और प्रफुल्ल चाकी ने तो सुसाइड कर लिया था। खुर्दीराम बोस जो है उनको भी फांसी की सजा हुई थी। फिर हमने देखा था कि विदेश की सरजमी पे क्या क्या हुआ था। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस बनता है, श्याम जी कृष्ण वर्मा बनाते हैं। 1909 पे आते हैं, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन विल्ली को मार डाला लंदन में। 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने स्टटगार्ट जर्मनी में झंडा फहराया, वंदे मातरम पब्लिश किया। 1915 में बर्लिन कमेटी बनती है भाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। 1913 में कोमगाटा मारू इंसिडेंट होता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं खत्म। अब किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा, नहीं तो फिर हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक। सर अंजुमान मोहिजबान वतन, अंजुमान मोहिजबान वतन अजीत सिंह जो भगत सिंह के अंकल थे, उन्होंने ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अंजुमान ए मोहिसबान, ठीक है, या फिर मोहिबान ए वतन। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है, जो कि अजीत सिंह ने बनाई थी, जो कि भगत सिंह के अंकल थे। ठीक है। और एक चीज़ चलो यहाँ पे नोट कर लो, भारत माता जो है करके एक लेटर था, वो भी पब्लिश किया था। ठीक है, भारत माता वॉज अ काइंड ऑफ लेटर पब्लिश्ड बाई अजीत सिंह। ठीक है, कहाँ पे बनाया था? लाहौर में, ध्यान रखना अगर पूछ ले तो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। किसी को डाउट तो नहीं है? क्या बफरिंग हो रही क्या है? मुस्लिम लीग 1906 मैंने बताया तो 30 दिसंबर 1905 की बात है, तो भाई अब उसको 1906 बोल देते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद 1906 आ गया था। ठीक है, एग्जैक्ट डेट मैंने आपको बताई है। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन करिए। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रह गया? नहीं, वो रह नहीं गया शिवांगी, अभी 1924 में हम लोग पहुंचे ही नहीं है। 1915 के बाद का मैंने कोई इंसिडेंट आपको, सॉरी 1917 के बाद का कोई इंसिडेंट बताया? अभी 1920 वाला इंसिडेंट नहीं किया, 19 वाला इंसिडेंट नहीं किया। अभी 1919 में इतनी सारी चीज़ें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत हुआ, चौरी चौरा हुआ, आप सीधे अभी 1924 में पहुंच रहे हो। तो सारी चीज़ें हम लोग क्रोनोलॉजी में करेंगे। ठीक है। तो जी बहुत फास्ट बोलते हो आप, तो भाई क्या कर सकते हैं, अब आदत है, और फास्ट करना भी होगा आपको। ठीक है, फास्ट करना भी होगा, नहीं तो फिर कैसे चलेगा। चलो, तो दी आर्म्स एक्ट विच डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम हैविंग आर्म्स वाज पास्ड इन, तो लिटन के टाइम पे 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास हुआ था, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। 1855 में कुछ हुआ था, याद करो क्या हुआ था, बताओ जल्दी से, क्या हुआ था 1855 में? तो संथाल रेबिलियन कुछ याद आ रहा है आपको? संथाल रेबिलियन, सिद्धू एंड कन्हू 2 ब्रदर्स थे, 2 भाई थे, उन्होंने लीड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टेटेड दैट अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? क्वेश्चन किसने बोला था? ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया है कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो आंसर क्या होगा? 1858 का एक्ट था। ठीक है, सिंपल, सबका सही है। रवि, आकांक्षा, सौरभ, रंजीत, वनिष्का, जीशान अख्तर। चलो ठीक। चलो, तो एनी बेसेंट सपोर्ट क्यों कर रही थी? पहली बात तो आयरलैंड की थी, सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उनको मतलब इंडियंस काफ़ी अच्छे लगते थे और उनको लगता था ब्रिटिशर्स उन पर अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दमन कर रहे हैं उन पर। चलिए, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? तो हमें पता है जुलाई 1905 में अनाउंस हुआ था और अक्टूबर 1905 में ये एक्चुअल में एनफोर्स किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज, और 1907 में क्या हुआ था? सारी मतलब जब भी डेट आया करें ना इस तरह से, तो जितने भी इंसिडेंट हुए उनको रिकॉल करने की कोशिश किया करो। 1907 में सूरत का सेशन हुआ था, जहाँ सूरत स्प्लिट हुआ था, प्लस 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने स्टटगार्ट जर्मनी में झंडा फहराया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज सपोर्टेड द मूव फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो किस पार्टी ने सपोर्ट किया था मूव फॉर पार्टीशन? गदर पार्टी नहीं, ये तो 1913 में ही बनी थी। पार्टीशन तो 1905 में हो गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी आफ्टर द त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होगा, ये पार्टी हम देखेंगे अभी 1920 में बनती ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे। फिफ्थ और अगला लेक्चर होगा हमारा इमरजेंस ऑफ गांधी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट अकर इन 1919? 1919 में क्या नहीं हुआ, ये मत करिए अभी। ठीक है, कर लिए, चले बता सकते हैं आप वैसे क्यों, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, क्योंकि 1905 में हुआ। बाकी सब जलियांवाला बाग हो गया, मंटाकी चल फॉर रॉलेट एक्ट, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये सब हुए थे 1919 में। अमार सोनार बांग्ला द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज कंपोज्ड बाय, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा रचा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्र टैगोर या फिर अरविंदनाथ टैगोर? तो सही आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि बांग्लादेश का प्रेजेंट नेशनल एंथम भी है। इन डैश करजन द वॉइस ऑफ इंडिया अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो कब पार्टीशन अनाउंस किया था करजन ने? 1905 में। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। है किसी में हिम्मत सर का क्लास 1.5x देख सके?
द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, तो कब स्टार्ट हुआ था स्वदेशी मूवमेंट? तो हम आपका काम कर देते हैं, क्यों फालतू में 1.25 और 1.5x पे लगाओगे? ठीक है, तो भारत में स्वदेशी आंदोलन पता है एकदम तुम लोग, अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि एकदम कंसंट्रेट हो जाओ ना, जब एकदम जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं कोई अगर फॉर एग्जांपल वीडियो देखता हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो गया तो मुझे लगता है 2x नहीं 3x स्पीड होनी चाहिए और 2.5x एटलीस्ट 3x स्पीड होनी चाहिए। ऐसा लगता है एकदम खट तुरंत चीज़ें चलनी चाहिए। ठीक है, तब ऐसा लगता है कि दिमाग झन्ना गया एकदम, और जब तक दिमाग झन्नाता नहीं तब तक मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो वो होना चाहिए एकदम एकदम एक्सट्रीम फोकस आप रखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा और जल्दी चीज़ें हों। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, तो स्वदेशी कब स्टार्ट हुआ था? एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑन मेड ऑन 7 अगस्त 1905, कहाँ पे फॉर्मल प्रोक्लेमेशन किया गया था? तो ये किया गया था कलकत्ता टाउन हॉल में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको नोट कर लेना, ठीक है, नोट्स में ऐड कर दीजिएगा। चलिए, तो 12th पे आते हैं। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट डैश पेंटेड इज फेमस इमेज ऑफ भारत माता पोर्ट्रेइंग हर एज एन एस्थेटिक फिगर, जल्दी से बताइए वो कौन थे जिन्होंने भारत माता का पोर्ट्रेट बनाया था? हिस्ट्री सैटरडे को कंप्लीट होगी। ठीक है, चलो, तो आंसर क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन है हमारे? सत्तू इन फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विसेज। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन है? जो वॉइस रख एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्वदेशियन बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दी, तो हमें पता है स्वदेशी बॉयकॉट कब है? ये आपके बंगाल पार्टीशन के टाइम, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे है अवनींद्रनाथ जो टैगोर जी ने भारत माता का पोर्ट्रेट बनाया था। हु वाज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास, तो स्वदेशी मूवमेंट को मद्रास में किसने लीड किया था? याद करिए, पूना और बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, मद्रास में वीओ चिदम्बरम पिल्लई, जिन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी भी बनाई थी। वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग, तो मैंने बताया था वंदे मातरम जिसके सिंगिंग पे बैन लगाया गया था, तो किस टाइम पे? सिंपल, स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी, तो थीम सॉन्ग बन गया था। अब कुछ रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़े थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो किसने कहा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, रास बिहारी बोस या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वाज लेड बाय कन्नू एंड सिद्धू? अभी बताया था सिद्धू और कन्नू जो तो भाई थे, उन्होंने कौन सा रिवोल्ट लीड किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? तो कौन सा लीड किया था? संथाल रिवोल्ट इन द ईयर 1855। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी स्टेटेड ड्यूरिंग हिज ट्रेल दैट ही डिड नॉट विश टू ग्लोरीफाई द कल्ट ऑफ द बॉम्ब एंड पिस्टल बट वांटेड अ रेवोल्यूशन इन सोसाइटी? किसने बोला था? ये एक्चुअली बोला था भगत सिंह जी ने, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे तो इसको भी स्किप कर सकते हैं बिकॉज आगे पढ़ेंगे। अभिनव भारत सोसाइटी वाज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? जल्दी से बताइए, और अभी मैं पता है खड़े हुए क्लास ले रहा हूँ। चलो, तो अभिनव भारत सोसाइटी क्योंकि काफ़ी बैक दर्द कर रही है, तो खैर उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि अभिनव भारत सोसाइटी कब बनी थी। तो याद करिए, पहले तो 1899 में 1899 में बनता है मित्र मेला बाई सावरकर ब्रदर्स, और 1904 में इस मित्र मेला को अभिनव भारत से मर्ज कर दिया जाता है और वो अभिनव भारत सोसाइटी वीडी सावरकर बनाते हैं। तो कहाँ पे वो स्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यूनाइटेड पंजाब या फिर कलकत्ता? तो क्या आंसर होगा? ये बॉम्बे में, बिकॉज सावरकर ये थोड़ा सा बॉम्बे की जो है कास्ट है, तो वहाँ से आप रिलेट करेंगे इसको, अभिनव भारत सोसाइटी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा 23rd क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वाज एसोसिएटेड विद स्वदेश बांधव समिति? तो स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्ता, ऑप्शन नंबर डी 1905, याद आ रहा है आपको? ठीक, अगला है द अनुशीलन समिति वाज एक्टिव इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द 20th सेंचुरी? कैसे माने तक दिखा? अच्छा हाँ, ये सही था, 20th सेंचुरी में अनुशीलन समिति, तो हमें पता है 20th सेंचुरी मतलब 1902 में बनी थी, और किसने बनाई थी? सतीश चंद्र बासु ने, बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वीडी सावरकर? 1904 में वीडी सावरकर ने क्या ऑर्गेनाइज किया था? ठीक, तो अनुशीलन समिति की अगर बात करें तो 1902 में ये किसने बनाई थी? सतीश चंद्र बासु। भारत नौजवान सभा में देखेंगे ये भगत सिंह जी बनाते हैं, और जुगांतर पार्टी ये भी बहुत सारी इसकी ब्रांचेस बनती हैं, तो इसलिए मैंने जुगांतर पार्टी जानबूझ कर नहीं बताया क्योंकि बहुत सारी बनती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, दैट इज अभिनव भारत सोसाइटी। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्लूरी सीताराम राजू वाज अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो किस राज्य से थे? गेस करिए, गेस तो आप कर ही सकते हैं, है ना? बिहार तो होगा नहीं, महाराष्ट्रियन भी नाम नहीं लग रहा है, गुजराती भी नाम नहीं लग रहा, पटेल या फिर इस तरह से तो है नहीं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया इन 1913 में? कौन सा बना था आपका? 1913 में, 1913 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था? तो हमें पता है द फेमस भारतीय जनता पार्टी नहीं, साइमन कमीशन ये 1928 में आया था। ठीक है, और उन गदर पार्टी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये तो हम जानते हैं 1885 पहला सेशन उमेश चंद्र बनर्जी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। दूसरा सेशन कब होता है? 1886 में। किसने प्रेसाइड किया है? ये कलकत्ता में हुआ है, दादा भाई नौरोजी। तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। चौथा जॉर्ज यूल, फर्स्ट ब्रिटिश या फिर फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, जो कि इलाहाबाद में होता है। तीसरा वाला मद्रास में होता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन 31st, ये नहीं करना, अभी नहीं पढ़ाई है। अमंग द फॉलोइंग लेड फेमस इंडिगो रिवोल्ट, किसने लीड किया था बंगाल में? पुराने धागे खोले जा रहे हैं आपके। हाँ बताइए, रिवाइज कर रहे हैं कि आपने इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, जल्दी से बताइए। 18 इतना मैंने लिख दिया, आगे की दो फिल करेंगे डिजिट्स। तो इंडिगो रिवोल्ट हमें पता है नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। नील दर्पण याद आ रहा है आपको? नील दर्पण कुछ किसने लिखा था ये प्ले? नील दर्पण, और हमारे बंकिम चटर्जी ने इसको आनंद मठ में बताया था, 1859 में हुआ था ये। ठीक, और आंसर क्या होगा? आंसर होगा विश्वास। मैंने आपको बताया था दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। ठीक, सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? इमर्जेंस ऑफ गांधी होगा। सर आप तो चलो 33rd ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया हु वर एक्सेप्ट टू डेथ। ये नहीं करना, भी किया नहीं है। ये वाला करो। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था जिन्होंने अपना हु ब्रेथ, ये भी किया नहीं है वैसे, तो जाना किसको जाता था आप कर सकते हो। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो पढ़ा नहीं, क्या पढ़ा हमने कि 12 जनवरी को उनको बर्थ हुआ था, और इनको बर्थ को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। 1893 में शिकागो में स्पीच दिए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। 1897 में हेडक्वार्टर बेलूर मठ में था, और उन्होंने बोला था कि साल्वेशन अगर आपको चाहिए तो सर्विस के थ्रू आपको साल्वेशन मिलेगा, लोगों को सर्व करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ें।
हाँ, दीन बंधु मित्रा सबका सही आंसर, जिन्होंने नील दर्पण जो है एक प्ले लिखा था। तो पंजाब केसरी हमारे लाला लाजपत राय, बिकॉज बाल गंगाधर तिलक की डेथ पहले हो चुकी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले ही, ठीक है। तो 1928 में जब साइमन कमीशन के खिलाफ ये विरोध कर रहे थे तो उसी में लाठी चार्ज में इनकी डेथ हो गई थी। हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एज एन अक्यूज्ड ऑफ द अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम षड्यंत्र केस में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? आरोपी के रूप में तो रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान, ये बाद में आएंगे, ठीक है। 1924 में जब हम होम रूल लीग एसोसिएशन पढ़ेंगे ना, ये तीनों लोग तब आएंगे, जो आप में से कोई अभी एक बोल रहा था, तो तीनों नाम तब पढ़ेंगे। आंसर में होंगे कन्हैया लाल दत्ता। तो फिर से रिवाइज करवाते हैं। 1908 में हुआ था अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, या फिर मानिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश थी। प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लिए, खुदीराम बोस को होना था, बट ये गवाही जो देने वाला था उसको मार डाले थे ये लोग, ठीक है। चलिए, तो अभी ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग अभी नहीं करेंगे। वेट, विच ऑफ द फॉलोइंग जेल से कर सकते हैं? खुदीराम बोस को कहाँ भेजा गया था? चिटगांव, विशाल, मुजफ्फरपुर या फिर अलीपुर? तो ये कहाँ भेजा गया था? ये तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में आपको लग रहा होगा डाउट, बट आंसर होगा अलीपुर, ठीक है। तब इसको अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। ये चिटगांव आर्मी अभी नहीं पढ़ा है, मास्टर भी उसी से एसोसिएटेड हैं, तो ये सारी एक्टिविटी जो है हम लोग के वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अनफॉल द ट्राई कलर ऑन फॉरेन लैंड? सीजीएल 2021 कब किया था? ये भी हम लोग को पता है कब किया था, बताइए। मैडम बीकाजी कामा उसी साल किया था जिस साल सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, और आंसर क्या होगा? बीकाजी कामा। वंदे मातरम याद रखिएगा, ठीक है, वंदे मातरम, है ना। चलो, ये भी बता सकते हो पिछले कल वाले लेक्चर में किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इंडियन एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड, या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते हैं, तो 1876 में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ये अभी किया नहीं, आंसर तो इसका रानी गैदिन होगा, लेकिन आंसर किया नहीं अभी। आइडेंटिफाई द रेवोल्यूशनरी हु फ्रॉम वेस्ट बंगाल हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट, तो कौन है? तो आप बता सकते हैं कौन होंगे? जल्दी से गेस करिए। खुदीराम बोस है ना, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस वाले। ये अभी किया नहीं है, ये भी ये अभी किया नहीं, बट चलो कर लेते हैं इसको। मेयो, ठीक है, 1872 याद आ रहा है आपको, जो जिसके टाइम पे पहला सेंसस हुआ था, बट ये कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, किसके टाइम पे, कमेंट में बताएंगे। तो सर जीएस कैसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे एक सब्जेक्ट कर लें एक साथ, मतलब ब्योमकेश बख्शी जी, समझा नहीं है। तो एक्चुअल में इनको पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान ने मार डाला था चाकू से। वहाँ पे निरीक्षण करने गए थे, मैंने उनका निरीक्षण कर दिया था, अफगान ने इनको मार डाला था, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में। बाकी के तो मित्र मेला, ये लास्ट क्वेश्चन है। मित्र मेला वाज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय वीर सावरकर इन द ईयर, ये बताइए जल्दी से, मित्र मेला कब बना था? तो मित्र मेला पूछ रहा है, तो मित्र मेला जो है मर्ज हुआ था 1904 में, और बना कब था? 1899 में। किसने बनाया था? सावरकर ब्रदर्स ने। ठीक, खत्म हो गया हम लोग का सेशन। और जल्दी से बताइए कैसा लगा सेशन। और इंस्टाग्राम पे जो वीडियो डाले थे देखे तुम लोग, वो भी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाला। रिपन इन द ईयर 1881, बिल्कुल सही है। रिपन ने 1881 में जो है लाया था पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था इसके टाइम पे। हंटर कमीशन आया था इंडिया में, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी इसके टाइम पे, है ना। चलिए, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं रिपन को। तो भाई जो लोग बैच रिगार्डिंग पूछते रहते हैं, तो बैच आप एनरोल कर सकते हैं परमार अकेडमी ऐप से। दो हैं, एक आपको SSC GK 2.0 दिख जाएगा, और इसमें ठीक है जो अभी हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है, और एक रिकॉर्डेड बैच नीचे दिख जाएगा जो हिस्ट्री से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के सारे सब्जेक्ट एक्सेप्ट फिजिक्स को छोड़ के, और इकोनॉमिक्स सब कुछ हो चुका है उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो अपने हिसाब से देख लीजिए आप, ठीक है। खांसी ठीक है, बस क्लास लेते हैं ना तो बीच बीच में आ जाता है, थोड़ा सा जोश में आ जाते हैं ना जब क्लास लेते हैं, तो इस वजह से हो जाता है। वो इस फड़के, मतलब वासुदेव बलवंत फड़के जो वो हैं जिन्होंने 1879 में रामोशी पेजेंट फोर्स बनाई थी, विपिन जी। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा? मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटी करेंगे हम लोग 1 जनवरी से, और सैटरडे को इस बार क्लास होगी, बिकॉज मेरा ये है कि इसको खत्म करना है, मतलब 31 दिसंबर तक, ठीक है। 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर सकें। कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं चलाना, बस मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, है ना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको डिस्ट्रैक्टिंग लगता है तो बिल्कुल मत चलाइए। सर एक क्विज़ कंप्लीट हिस्ट्री की डाल दीजिए, ठीक है। स्पाई एजेंट क्विज़ कंप्लीट हिस्ट्री की डलवाते हैं। और कुछ किसी की ख्वाहिश, तमन्ना, कुछ? इंस्टा ID परमार_अकेडमी। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी होगा। हाँ, जोश में कहाँ से निकल जाती है। वही टरका मतलब टरका समझा नहीं मैं सचिन। फिजिक्स भी हो जाएगी, तुम लोग मतलब फिजिक्स के पीछे पड़ गए, मतलब फिजिक्स करवाया नहीं है तो सर फिजिक्स उसमें वो नंबर दे रखा है, उसमें भी जो मतलब जो क्वेरीज आंसर करते हैं वही परेशान हो गए, बोलते हैं फिजिक्स करवा दो भाई जल्दी, फिजिक्स क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो फिजिक्स भी हो जाएगी, चिंता क्या है करते हो इतना। फिजिक्स तुमको ऐसा लग रहा है पूरा फिजिक्स से ही पेपर बन जाएगा है ना। गुरुजी माइक मस्त FM नहीं आता है। हाँ अब तुम लोगों ने बोला तब तुम लोग बोलो और वो हम करें ना, ऐसा हो सकता है? नहीं। चलो भाई, थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं कल, गांधी जी के साथ मिलेंगे, ठीक है। गांधी जी का स्वागत करने आएंगे सभी लोग।